प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल का अज खुद नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत को FIR दर्ज करने का हुक्म। सेक्रेटरी खारजा दाखिला इत्तलात अदालत में पेश। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में तब्दीली के खदशात जाहिर कर दिए। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के थाना रमना में मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की FIR दर्ज कर ली। वकार अहमद, खुरम अहमद और तारिक वसी को नामजद कर दिया गया। अरशद शरीफ की FIR वालिदा के बजाय पुलिस की मुद्दत में क्यों दर्ज की गई, खानदान ने इस पर एतराजात उठा दिए। इसके अलावा बात करेंगे सियासत के खेल में मईशत लड़खड़ा गई, डॉलर रेट की गैर यकीनी सूरत हाल, अद्वियात कंपनीज के खाम माल के ज़खायर खत्म होने का खतरा, मुल्क में अद्वियात की कमी का खदशा पैदा हो गया। $1 अरब की अदायगी के बाद क्या हुकूमत डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ जाएगी? ये मौजूआत हैं जिस पर आज हमने बात करनी है। और क्लासेस अब हमने बात बेसिकली करनी थी अरशद शरीफ कत्ल के केस में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटे लिया और उसकी हेयरिंग हुई है। लेकिन उससे पहले हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब। मेरे ख्याल से अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए पहले हमें थोड़ा सा फॉर्मेट वो करना पड़ेगा। पहले हम मईशत पे बात करेंगे। वैसे आज सुओ मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक FIR जो है 42 दिन के बाद आज दर्ज हुई है। किस तरह से देख रहे हैं इस तरह से जो पेशरफ्त हुई है? ये वेरी मतलब बहुत सारे इसमें अफसोसनाक इसमें चीज़ें हैं, ट्रेजिक हैं। अगरचे हम ये प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में इस पर ये तफसील से बात करेंगे अरशद शरीफ के इस पूरे असैसिनेशन पे, इस पे रिपोर्ट जो आज वहाँ पे ARY के वो हम देख रहे थे काशिफ अब्बासी साहब जो हैं, तो उन्होंने वो ब्रेक किया जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी ये फाइंडिंग के हवाले से जो उन्हें क्वेश्चनबल थी या उसमें स्टेटमेंट आ रहे थे कैसे हुआ, किस तरह हुआ। काशिफ को मैं सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि उसमें बहुत सारी उसमें चीज़ें जो हैं जो उनका ख्याल है ठीक है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुई। जो पहला पार्ट है वो ठीक हुआ है, दूसरा पार्ट जो है वो उनका ख्याल है कि वो ठीक अगर माज़रत के साथ जी। हम करना पड़ेगा कि हाँ आराम से अगले सेगमेंट में इस पर पूरी तफसील से बात करेंगे। सलीम मानवी वाला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। मानवी वाला साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। और आप एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान की दुखती रग है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मुआशी हालात है, जो मईशत के मामलात हैं, उसे आपकी गहरी नज़र है, बहुत आपका डीप एसोसिएशन भी है इसके साथ। थोड़ा सा इसके बारे में बताएगा कि जो पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालत है उसको कैसे व्यू करें आप? देखिए, देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान इस वक्त एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है। मगर देखिए, ये कोई इमीडिएटली चीज नहीं हुई। ये लास्ट 2 इयर्स से, बल्कि उससे ज्यादा, ये वी कुड सी कि हम जिस मराइल पे आज खड़े हैं, ये इट वाज कमिंग। और हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया। हमने कोई मेजर्स नहीं लिए, हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली। बांग्लादेश जैसा मुल्क जिसके पास 40 बिलियन के रिजर्व हैं, उन्होंने भी फ्यूल राशनिंग की हुई है अपने मुल्क में, क्योंकि दे आर प्रीएम्प्टिंग कि हमारे भी ये हालात हो सकते हैं जो आज पाकिस्तान के हैं या दूसरे ममालिक के हैं, तो हम भी उन हालात में मुब्तला हो सकते हैं। तो गलती हमारी है और किसी की नहीं है। हमें सोचना चाहिए था कि हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में ना आए। और बेसिकली ज्यादा मसाइल यही हैं कि हमारा डॉलर डेफिसिट, अब बजट डेफिसिट अपनी जगह है, बट डॉलर डेफिसिट जो है इस वक्त पाकिस्तान को एक मुश्किल सिचुएशन में डाल चुका है। तो अब जब तक हमें कोई बहुत सीरियस मेजर्स हम नहीं लेंगे और हमारा जो डॉलर डेफिसिट है उसको पहले कंट्रोल नहीं करेंगे, तो तब तक ये जो अनसर्टिनिटी आपको नजर आ रही है ये कंटिन्यू करेगी। आपको सर, आपने इस पे एक ओवरऑल एक व्यू तो दे दिया, क्योंकि आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस कमेटीज़ को आपने बड़े अरसे पहले भी हेड किया, अब भी सारे मामलात उसके देख रहे हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब और इसाक डार साहब की आपस में भी लड़ाई शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आप किसको ब्लेम करेंगे? मिफ्ता इस्माइल साहब से ये 6 महीने नहीं चल सके इकॉनमी, वो नहीं संभाल सके जो स्टेप्स लेने थे, या डार साहब जो बहुत बड़े वादे करके आए थे लंदन से कि मैं जाऊंगा और कोई आगे चमत्कार करूंगा, 200 से नीचे डॉलर भी आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपके ख्याल में कौन ठीक कह रहा है, या दोनों ठीक कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को ये ब्लेम कर रहे हैं, या आप जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं आप जिम्मेदार हैं इसके डिफ़ॉल्ट होने के अगर ख़तरा है? मैं
क्लासेस अब देखें, डिफॉल्ट की जो सिचुएशन है वो नो डाउट जब इस किस्म के हालात पैदा होते हैं तो हर आदमी ये बात करता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। बट ये है तो हमारे कंट्रोल में ना कि हम डिफॉल्ट करें या ना करें। मेजर्स अगर आप लेके अपनी, वो कहते हैं ना, बेल्ट टाइटनिंग करेंगे तो डिफॉल्ट को ओवरकम किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस हमें निकालने पड़ेंगे कि हम डिफॉल्ट को ओवरकम करें। क्या मिफ्ता साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है और डार साहब का है? देखें, वो मिफ्ता साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इकोनॉमी की तरीके से चलाना चाहते थे और इकोनॉमी को अपनी तरीके से रन करना चाहते थे। डार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इख्तलाफ तो हो सकता है। इज के देखें, दे नीड टू मैनेज इकोनॉमी रिगार्डलेस। अगर आप मैनेजमेंट सही नहीं करेंगे, आज हमारे हाथ में कैसे, क्योंकि मैनेजमेंट सही नहीं। हर आदमी आया, उसने अपने, तरीके से इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की और जो चीजें करने वाले वो की। पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इकोनॉमी, और मैं ये कहता हूँ जब हम इकोनॉमी के साथ पॉलिटिक्स करेंगे हमारी इकोनॉमी कभी नहीं होगी। एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी किसी मरहले मरहले खड़ी हो, जैसे आज खड़ी आई है थिंक आवाज कि डिस्टर्ब हो रही है। मेरा ख्याल है ये सर थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा था, कोई सिग्नल्स का इशू है। हम दोबारा कॉल करें सर आपको? जी जी, दोबारा कर लें। जी जी, दोबारा आपको कॉल मिलाते हैं सर जी इतनी देर में। क्लास साहब, जो मुझे मांडवी वाला साहब की बात समझ में आई है, जी मांडवी वाला साहब आप जरा बात कीजिएगा क्योंकि ये कह रहे हैं कि बेहतर है आप जरा बोलिएगा। सर अब आपको आवाज़ पूरी आ रही है सर? अच्छा, दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा, जो मुझे उनकी बात समझ आई है वो पहली तो वो ये बात कह रहे हैं कि जी वी आर डिफॉल्ट इज अराउंड द कॉर्नर बट इट इज़ इन कंट्रोल हो सकता है। और दूसरा ये जो मिफ्ता इस्माइल थ्योरी वर्सेस इसहाक डार थ्योरी है वो उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट स्किल्स में तो डिफरेंस हो सकता है। बट सर सवाल आपका डिफरेंट है। आप ये कह रहे हैं कि एक तो पहली बात है कि डिफॉल्ट कर रहा है पाकिस्तान या नहीं, और दूसरी बात ये कि पिछले 3 माह से 4 माह से कोई तरजीहात नहीं नजर आ रही ना गवर्नमेंट की कि वो इस पे कोई स्टेप्स ले रही हो, जिस तरह मांडवी वाला साहब कह रहे हैं। बल्कि मांडवी वाला साहब ये जब उनको दोबारा रिकनेक्ट जी करते साथ हैं मौजूद है। जी मौजूद हैं। जी जी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी सर आवाज़ आ रही है आपको जी मांडवी वाला साहब? जी, आवाज आ रही है जी। अच्छा सर, आप उन पे अभी उन पे कमेंट कर रहे थे, आपने उनका भी स्टाइल देख लिया? 6 महीने हमने उनको भी देख लिया सर। अब मिफ्ता इस्माइल साहब को 2-1 महीने होने वाले हैं, डार साहब को भी। आप फाइनेंस मिनिस्टर होते, आप इन दोनों से हट के क्या चीज़ करते? या आपका ख्याल है दोनों ठीक कर रहे थे और आपको डिफरेंट चीज़ उसमें अडॉप्ट करते अदरवाइज? क्यों बात तो कि रुक नहीं रही, ये तो स्लाइड्स हो रही है सारी। जो डॉलर तो मार्केट से मिल ही नहीं रहा सर। अब तो मतलब है इसका बिल्कुल नहीं, रेट का तो छोड़े, मिलना बंद हो गया सर। बिल्कुल मिलना बंद हो गया है और इतना डिफरेंस आ गया है हमारे ऑफिशियल रेट में और मार्केट रेट में कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऑफिशियल रेट इस्तेमाल भी करें या ना करें। और इसी वजह से हमारी रेमिटेंसेस भी अफेक्ट हो रही हैं और इसका हम जो कहते हैं ना एक डोमिनो इफेक्ट आ रहा है कि लोग अब इवेल्युएट करते हैं कि हम पाकिस्तान पैसे भेजें कैसे, हम ऑफिशियली भेजें या, और यही चीज हमारे एक्सपोर्टर भी सोच रहे हैं कि हम ऑफिशियली पैसे मंगाएं और कुछ हम अनऑफिशियली मंगाएं, क्योंकि डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया है। 20 से 30 रुपए बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये कभी नहीं हुआ पहले। तो ये सब चीजें इमीडिएटली दे रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। ये और सर जो मैं सॉरी आपकी बात काट दूं, बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। ये जो एक्सपोर्टर है हमारा, आपने बड़ी, चलो रेमिटेंसेज की मुझे समझ में आती है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं वो समझते हैं जी 20 रुपये हमें बैंक वाले जो हैं वो आके कम दे रहे हैं, हम हुंडी के जरिए भेजते हैं। चले मजदूर हैं वो अगर इस बात को नहीं समझते, चलें जी मान लिया वो 20 रुपये बचाएं, उनका बनता है। ये एक्सपोर्टर जो हैं जिनको आप इतनी फेवर्स हम देते हैं, जिनको हम आगे सब्सिडाइज गैसें दें या गैस मिलती है, LNG मिलती है, बिजली मिलती है, इनको यहाँ टैक्सेस रिटर्न्स इनको सब कुछ मिलता है, इसका टैक्सेस वगैरह सब कुछ मिलता है। और डॉलर को हमने आके ऊपर ले गए, रुपीज़ को डिवैल्यू किया ये सोच के कि एक्सपोर्टर जो हैं ये बिजनेस बढ़ाएंगे, डॉलर लेके आएंगे। क्या उनको ये आके जस्टिफाई होता है कि जब इस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत है डॉलर्स की, वो बहर पैसे रखे हैं, उनको ना मंगवाएं कि जनाब के कल को 10 रुपये रेट बढ़ेगा तो हम आके कैश करवाएंगे? ये मुल्क रहेगा तो उनका भी तो यहाँ स्टेक्स हैं कि नहीं है कि बस ठीक है मुल्क डिफॉल्ट करता है कहीं जाता है चला जाए। एक्सपोर्टर को कोई कंसर्न नहीं है इस मुल्क के साथ, वो अपना 10 रुपये कमाना चाहते हैं सर।
क्लासा साहब, अब मैं इस पे क्या कमेंट करूं। इस पे तो बेसिकली देखें, एवरीबडी वांट्स टू मेक प्रॉफिट एंड दे आर नहीं पोजीशनिंग सर, मुल्क देमसेल्व्स। रहेगा तो प्रॉफिट वो कमाएंगे ना, मतलब है ये अगर मुल्क मैं बच आपकी गया, खुदा ना खास्ता जो हरकतें एग्री हो कर, रही हैं। जी सर। मैं मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, ये नहीं करना चाहिए। और इसके लिए एक और तजवीज भी थी कि इनको 180 दिन में पैसे लाने थे। वो तजवीज ये थी कि इसको 120 दिन कर दिया जाए ट्रू। ताकि ये जल्दी पैसे ले आए। तो ये भी एक्चुअली एक्सपोर्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। वो ये हर एक्सपोर्टर ये चेक कर रहा होता है, यार एक महीने के बाद डॉलर की क्या पोजीशन होगी, मैं अभी डॉलर नहीं लाता, मेरे पास अभी 60 दिन और हैं, मैं अभी रोकता हूँ डॉलर को, और फिर मैं लेके आता हूँ जब डॉलर और गिर जाए, ताकि मुझे 10 रुपए और मिल जाए, 20 रुपए और मिल जाए। तो ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। और लोगों को इन हालात में, जिसमें हालात में पाकिस्तान है, नहीं करना चाहिए। मगर सॉरी टू से, एक्सपोर्टर भी अपना इंटरेस्ट देखते हैं, सब लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं और ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है। ये तो सर, मैं आप इससे एग्री नहीं आपसे बहुत इस बात से। आप बहुत शुक्रिया इसका। मुझे खुद मतलब अफसोस है इस बात का कि इस मुल्क के शहरी हैं, यहाँ पे रहते हैं, खाते पीते, यहाँ से कमाते हैं। मुल्क अगर मुश्किल में है, हम आपसे ज़्यादा कोई वो नहीं मांग रहे कि जिस रेट पे आपको मिल रहा है उस पे तो डॉलर आप लेकर आए, अगर आप उसको डिले कर रहे हैं, नंबर एक। और दूसरी सर, स्टेट बैंक जो है वो एलसी नहीं खोल रहा। आप तो सुना मेडिसन के लिए पैसे नहीं है इनके पास, वो तो टोटल वो ब्लैकआउट एक तरह का हो चुका है। और प्लस डार साहब कहते हैं जी हम तो जो हमारे आके सकूक बांड्स जो हैं उसको मैच्योर होने दें, हम उनको पैसे देंगे। एक तरफ आपकी वो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन हो चुकी है कि एलसीज नहीं खुल रही सर, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बांड्स के लिए हमारे पास पैसे रखे हुए हैं सर, हम उनको दे देंगे। ये भी डार साहब की स्ट्रेटजी सामने आ रही है सर, जो प्रॉफिट देना है इन्होंने बांड्स पे। क्लासर साहब, एलसीज को बेसिकली स्टेट बैंक ने स्ट्रक्चर किया हुआ है, और उन्होंने जो हाई प्रायोरिटी एलसीज हैं, इंडस्ट्री की हैं, ऑयल की हैं, ऐसी हैं जो नेसेसिटी की एलसीज हैं, उनको वो मैनेज करके खोल रहे हैं। जो जो एलसीज विच आर नॉट ऑफ प्रायोरिटी, उनको वो थोड़ा टाइम करके डिले कर रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने कोटा दे दिया है, उस कोटे के हिसाब से इंडस्ट्री की एलसी चल रहे हैं। क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज है एंड दे वांट टू मैनेज डॉलर्स जो इनकमिंग है और आउटगोइंग है। और काफी उन्होंने डेफिसिट कम किया, हमारा $10 बिलियन का डेफिसिट था, उसको उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया है लास्ट 4-5 महीने। मगर बात यही है ना, हम तब जागते हैं जब सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है और हमें ये मेजर्स लेने पड़ते हैं। यही काम हम 2 साल पहले हमारे ये ठीक हालात, है। कहने का मतलब ये है कि टाइमली हम नहीं करते चीज, और दिस इज, देखिए, इकोनॉमी इज समथिंग दैट वी शुड कीप। हमेशा कहता हूं वी शुड कीप इट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, मगर हम हमेशा इकोनॉमी को पॉलिटिक्स की नजर कर देते हैं, और उसी ने हमारे एक्चुअली इकोनॉमी का भी बेड़ा गर्क किया और मुल्क का भी बेड़ा अच्छा, गर्क लास्ट क्वेश्चन सर। अभी आजकल व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है पूरा लंबा चौड़ा इंग्लिश में, जिसमें बहुत सारे उसमें स्ट्रिक्ट उस किस्म के स्टेप्स बताए गए हैं। आपको हुकूमत की तरफ से कोई कंफर्मेशन है जिसमें बताया गया पेट्रोल की राशनिंग होगी, खाने पीने की होगी, इंपोर्ट की, मतलब भला भला चीज़ें बताई गई हैं। गाड़ी का जो है आप 3 दिन गाड़ी ले जा सकते हैं, या उसमें ट्रैवल जो है 3 लोग करेंगे, इस तरह की चीज़ें व्हाट्सएप पे। आपको पता है आजकल ये सोशल मीडिया की दुनिया है, आप तक वो पहुंचे कोई इस तरह का मैसेज? बड़े लोग डरे हुए हैं उससे कि पता नहीं क्या करने वाली है हुकूमत, बिल्कुल राशनिंग पहुंचे हैं, वगैरह चीज़ें। बिल्कुल पहुंचे हैं। और मैंने ये मैसेज डार साहब से भी शेयर किया है, आयशा से भी शेयर किया है, जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। जी और कुछ कुछ बातें तो देखें, कुछ बातें तो आर गुड इन दैट, बट कुछ बातें टोटली गलत हैं, विच आर ठीक है। आई शुड कॉल देम फेक स्पेकुलेशन है। मगर कुछ चीजें उसके अंदर है जो हमें करनी चाहिए थी 2 साल पहले, कीपिंग इन व्यू कि हमारी आज ये सिचुएशन होगी। ठीक है। तो उसमें कुछ चीजें तो हमें करनी है, अगर हम नहीं करेंगे आज भी तो वी विल, ये हमारी सिचुएशन और खराब होगी। वैसे अगर उसमें क्विकली बता सकें कौन कौन सी चीज़ें करने वाली हैं जो अभी आपका ख्याल है होंगी या होने वाली हैं? देखें, फ्यूल रैशनिंग मैं समझता हूं कि एक चीज है जो हमें हर हालत में करनी चाहिए, चाहे हम वो 3 दिन गाड़ियों का करें, चाहे वो हम पर गाड़ी इतना फ्यूल फिक्स कर दें पर वीक, या कोई भी तरीके कार जो कि लोगों को डिफिकल्टी ना हो उसको इम्प्लीमेंट करने में, वो तो मस्ट है। हमें हर हालत में एनर्जी कंजर्वेशन करनी है। हमें हर हालत, देखें, 70 बिलियन में से 50 बिलियन की इंपोर्ट सिर्फ फ्यूल की है, एनर्जी रिलेटेड है।
अब आप जो मुल्क 70 बिलियन की इंपोर्ट कर रहा है और उसमें से 50 बिलियन जो है वो सिर्फ एनर्जी रिलेटेड इंपोर्ट्स कर रहा है, और 40 बिलियन में पूरे आपका इंडस्ट्री चल रही है, पूरा आपका मुल्क चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो आपको डार साहब ने क्या ठीक जवाब है। दिया? आपने मैसेज जब फॉरवर्ड किया सर को, उनका जवाब आया आपको? उन्होंने मुझे यही कहा कि ये इसमें बातें जो है ये फेक है, ये ऐसी बात है कोई नहीं, मगर मेरा जो पॉइंट है उसमें कुछ बातें जो है वो करने वाली हैं, हमें करनी चाहिए। राइट सही मेरा है। कहने का मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम मानीवाला साहब, आपने हमने हमारे प्रोग्राम में टाइम दिया। और ब्रेक का वक्त हो रहा है यहाँ पे। ब्रेक के बाद अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे, उसमें अहम डेवलपमेंट हुई है, FIR दर्ज हुई है 42 दिन के बाद, उसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मेहर अब्बासी साहिबा। मेहर अब्बासी साहिबा, आपको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मैं बुखारी हूँ, बच्चे ने बहुत शुक्रिया। मेहर बुखारी साहिबा, आपको वेलकम करें शो पे। अच्छा मेहर, बेसिकली हम बात करें अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, और आज बिलाखिर आफ्टर 42 और 43 डेज प्रॉब्ली के बाद ये FIR जो है वो कट गई है। पहले तो जरा ये बताएं कि इस इतने डिलेड FIR कटने को, और आज जो इसकी फर्स्ट हियरिंग हुई उसमें जो रिमार्क्स रहे जजेस को, इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये बस हमारे मुल्क का अलमिया है, किस तरह देख सकते हैं। मेरा मतलब है कि 42 दिन बाद एक सुओ मोटो नोटिस दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि FIR क्यों नहीं कटी, और फिर सोने पे सुहागा आप एक लावारिस की तरह ट्रीट करते हैं मुल्क के एक ऐसे आदमी को कि जिसकी ओनरशिप पूरा मुल्क ले रहा है। पुलिस की मुदैयत, सरकार की मुदैयत में आप FIR कटवा रहे हैं, जब कोई जिस तरह वो तो तब होता है जब कोई बारिश ना हो। मेरा मतलब है कि वालदा जो है चीज के लिए इसरार कर रही हैं कि वो उनकी मुदैयत में FIR करनी चाहिए, मगर ऐसा किया नहीं जा रहा। सवाल इसलिए हैं और अब गम इतना डीप है कि मुझे लगता है कि अब देखते जाओ मुस्कुराते जाओ, यही हो रहा है। मगर अल्लाह का करम है कि चले वो मोटो नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 5 मेंबर बेंच ने। आज के उनके जो तमाम तर रिमार्क्स थे उससे थोड़ा खून भी बढ़ा कि वो चाह रहे हैं कि इसको परस्यू किया जाए, जिस तरह उन्होंने रिपोर्ट सेल भी की और कहा कि इसको फौरी तौर पर सामने रखें, और आप किस बात का डिले कर रहे हैं, क्या इसमें कोई चेंजेस लाने हैं या क्या बात है। मुझे इस बात से तो बड़ा हौसला भरा है। ठीक है मेहर, ये भी बताएगा कि जिस तरह से आपने खुद ही मेंशन किया है कि जो उनकी वालदा का हक है या जो उनके ख़ानदान का हक है कि उनकी मुद्दत में ये FIR कटे, तो अब ये बिल्कुल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, क्योंकि इन्हीं तहकीकात के हवाले से सुओ मोटो लिया गया है, ये इतना अगर डिस्प्यूटेड हो जाता है कि FIR कटती है और उनकी वालदा की मुद्दत में नहीं कटती है, तो आगे चल के जिस तरह हम डिफरेंट शोज में भी देख रहे थे, काशिफ साहब के प्रोग्राम में वो जिस तरह से बात कर रहे थे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हवाले से, देन सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी रिजर्वेशंस, तो ये अभी से तो डायरेक्शन जो है वो खराब नहीं हो गई इसकी? देखिए, नॉट नेसेसरली ये बात असूली तौर पे तो एक गलत रवश निकल चुकी है इस मुल्क के अंदर कि कोई भी अपनी FIR कटवा नहीं सकता। साबिक वजीर आजम भी उतना ही बेबस है जितनी आज अरशद का खानदान और उनकी वालदा हैं। अनफॉर्चुनेटली हम ये मुख्तलिफ गलत सिंस में चल निकले हैं। मगर मेरी बहुत से वकला से बात हो रही थी और उनका ये कहना है कि 161 के तहत वालदा साहिबा का जो बयान है वो एक इंटेग्रल पार्ट बनाया जा सकता है इस FIR का, और कल इंशाल्लाह ताला इस इशू को रेज भी किया जाएगा अदालत में। इसी उम्मीद के साथ कि जस्टिस साहिबान जो है वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट कि सुओ मोटो नोटिस भी वालदा के कहने के ऊपर किया है और उनकी बेटी ने भी, साहबजादी ने भी खत लिखा था। तो होपफुली इसको इंटेग्रल पार्ट बनाया जाएगा उनके बयान को, जिसको वो नामजद करना चाहती हैं। अच्छा मेहर, आज आप काशिफ के शो में भी थी, मैं देख रहा था, वो काशिफ ने पूरी फैक्ट फाइंडिंग वाली रिपोर्ट जो है वो ब्रेक भी की है, पूरी डिटेल्स भी बताई हैं, वेरी शॉकिंग उसमें ये फाइंडिंग्स भी हैं, बहुत सारी उसमें चीज़ें बता भी रहे थे, आप भी अपनी सारी चीज़ें बता रही थी। आप उनकी अरशद की वालदा साहिबा से भी मुलाकात हुई आपकी, एक तो ये बताइएगा कि वो क्या चाहती हैं अपनी FIR में, या उनके क्या जहन में, नंबर 1 क्या ये आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्डर करेगी इसको, ये हुकूमत को, कि अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं तो वो जो FIR कटवाना चाहती हैं, उनका बेसिक राइट है, तो उनको जाएं और उनके कहने पे FIR दर्ज होनी चाहिए, ना कि किसी SHO को होनी चाहिए। आपको कितने % चांसेस लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यही आर्डर करेगी? जो भाई मैं कहूँगी 100% मैं चांसेस चाहती हूँ कि मैं बिलीव करूँ इन चांसेस में, बिकॉज अब हमारी उम्मीद नहीं रही ना किसी और से।
ना हुकूमत से, ना रियासत से, ना किसी और इदारे से उम्मीद ही नहीं रही। तो मेरा मतलब है कि अब तो आखिरी जो तमाम तर नजरें मरकूज है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है। तो मैं चाहूंगी कि वो ये राइट दें और वो ये जो चाह रही है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनको उनके एटलीस्ट बयान को इंक्लूड कराएं, क्योंकि और वरना कोई होप नहीं है ना। मसला ये है कि आपने कहा कि वो क्या चाह रही थी, आज जिनसे बात हुई, वो इतनी खातून, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी और सब्र अता फरमाए, 2 बेटों को उन्होंने उतार दिया है फ्लैट में, तो वो बड़ी क्लियर थी। वो और लोगों का भी नाम लिखना चाहती है, नदार खातून है, उनने तो जो खोना था खो दिया है जिंदगी के अंदर, उनके पास तो मजीद कुछ बचा नहीं है अब खोने को, और बड़ी क्लियर है इस हवाले से। अच्छा, तो आपको लगता है जो रिपोर्ट जो आई है फैक्ट फाइंडिंग वाली सामने आई है, तो इसके बाद क्योंकि ये उस पर आप लोगों की मैं रिजर्वेशंस भी देख रहा था, फैमिली की साफ ज़ाहिर आएंगी, तो जेआईटी के चांसेस हैं कि हुकूमत जो है एक यहाँ पे जेआईटी बनाए जो लोकल सर्कमस्टांसेस हैं। चले आपने बाहर के सर्कमस्टांसेस तो जो भी थे, और जो अरशद की वालदा भी कहती हैं कि कौन से फैक्टर्स थे, वो हालात थे, कौन से लोग थे जिन्होंने उन पे केसेस किए, FIRs की, जिनकी वजह से अरशद को जाना पड़ गया। तो देयर इज़ एनी चांस ऑफ जेआईटी या ये रिपोर्ट जो पेश होगी जो काशिफ अपने प्रोग्राम में शेयर कर रहे थे, तो इसी को ही वो बना लिया जाएगा, इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, इसी की बुनियाद पर केस आगे चलेगा? देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी अहम तरीन इशारे किए गए हैं, और जो हुकूमत चाह रही थी जिन चीजों को ब्लैक आउट करना, उनसे पर्दा हटाया गया है जो हम डे 1 से जानते थे। इसके अंदर फॉर इंस्टेंस बताया गया है कि किस तरह अरशद जो है वो उसको फोर्स किया गया कि वो मुल्क छोड़े, कंपेलिंग हालात थे, ये कंपेल का वर्ड यूज किया गया। उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है कि किस तरह जो FIR कटी है वो तमाम तर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पामाल करते हुए काटी गई अरशद शरीफ के ऊपर 16 की 16 FIR। अब ये नहीं बताया गया कि किसके कहने पे कटी, क्यों कटी, बस ये बताया गया है कि ये कटी और हालात ऐसे बना दिए गए कि जमीन तंग हो गई उनसे। तो अब कोई कमीशन ऐसी बने कि जब वो तफ्तीश करे तो ये पता लगाया जा सके कि जनाबे वाला वो कौन था। देखिए, इसके अंदर फॉर इंस्टेंस आपके SHO जो है मेमन बोर्ड के अतीकुर रहमान का जिक्र किया गया है। अतीकुर रहमान साहब ने ये बताया है कि उनको कराची में लकी स्टार के करीब एक दफ्तर में बुलाया गया, एक इदारे के ISI का ऑफिस इसके अंदर लिखा हुआ है, और उनको बताया गया 3 अफसरान की तरफ से कि आप किस किस के खिलाफ किस किस को नॉमिनेट करेंगे FIR के अंदर। और बाद SHO साहब ने ये भी एतराज किया कि उन्होंने जब ये मुंतकिल कर दिया गया मलीर के पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने ये तभी सवाल उठाया SSP से मलीर के कि भाई हम किस तरह, हमें परमिशन चाहिए हुकूमत की अगर सेडिशन का केस करेंगे, और एक पूरा प्रोसेस होता है। तो SSP ने कहा ये बाद में कर लेंगे, परमिशन विल बी टेकन आफ्टरवर्ड। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये कटाई गई, एक दिन में 3 FIR कट रही थी। अब कौन कटा रहा था, ये तो सवाल, और इसका तो सुराग लगाना इस हुकूमत का काम है ना, जो अपनी। अच्छा, आपने हुकूमत की बात की महर, आपने हुकूमत की बात की, आपने खुद ही, मैं आपको सुन रहा था, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया रिपोर्ट के अंदर में से। आपने कहा जनाब कि ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी कीनियन प्रेसिडेंट से कि फास्ट ट्रैक करें, बला बला करें, तो आपने बताया फास्ट ट्रैक की तो ये हालत है रिपोर्ट में कि वो कहते हैं कि हमें तो कोई उस तरह का कोऑपरेशन भी नहीं मिला, ना उन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई है, ना हुकूमत पाकिस्तान ने कोई इसको फॉलो अप किया है, ना कि उनकी तरफ से मेरा ख्याल है अरशद का सामान लगेज वगैरह जो है या दीगर चीज़ें थी। तो इसको हुकूमत को तो इंटरेस्ट नहीं होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि अरशद जो है वो सारी रिपोर्टिंग, सारी स्टोरी, सारे स्कैम्स, उसके विक्टिम तो ये थे, बस शहबाज शरीफ साहब से शरीफ फैमिली थी या अगेन पीपल्स पार्टी थी। सो ये लोग तो उसको नहीं चाहेंगे कि इस पर कोई फैक्ट फाइंडिंग हो, कोई फर्दर इस पे प्रोसीडिंग हो, या कोई वहां से कीनिया से कोई बहुत साहब, मैं वैसे एक बात बताऊं, ये कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी, बिकॉज किसी भी हुकूमत में बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इतनी ताकत नहीं होती कि वो ये भारी पत्थर उठा सके। ये जो भारी पत्थर है जिसको ये अपना खुदा मान के हुकूमतों में आते हैं और हुकूमतों में रहने की कोशिशें करते हैं, वो ये भारी पत्थर नहीं उठा सकते। इनके अपने गिरबान जो हैं वो पता है इनके उधर तक हाथ पहुंच जाएंगे, इनके अपने दामन इतने मजिया मेट हुए हैं, इतने ज्यादा इनके ऊपर इशूज होते हैं कि ये मैं मानती नहीं हूँ, ये कोई भी नहीं कर सकता, आपको भी पता है। देखिए, अभी वकार अहमद का भी इंटरव्यू दर्ज है सफा नंबर 43 पे, उसके अंदर वो कह रहा है कि अरशद शरीफ जो है वो कहते थे कि पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से मुझे खतरा है, मुझे डर है कि वो मुझे जिस्मानी तौर पर ह्यूमिलिएट करेंगे, टॉर्चर करेंगे। बहुत सारे ऐसे जिक्र हैं कि जिधर आपको वाज़ेह इशारा है, आपको करने वाले काम हमें पता है, हम बोल रहे हैं, अब हम सब अपनी जान खतरे में डाल के बोल रहे हैं चीजें। लास्टली आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट इस ये पूरे मामले की
जड़ तक जाएगी। स्पेशली जो अरशद की वालदा जिस तरह के नाम बता रही हैं, जिनको वो समझती हैं मुलजिम हैं, बिग गन्स हैं, होली काउज के हवाले से कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी वहाँ तक या वो कहीं पे अपने आप को वो कर लेगी कि चलें ठीक है जी, कमेटी है, रिपोर्ट आ गई, बस ठीक है, हमने देख ली, पढ़ ली? क्विक कमेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है कमेटी तो जरूर बना देगी तफ्तीश के लिए, और वो बिल्कुल बनानी जरूरी है। उसके अंदर ऐसी शख्सियात भी जरूरी है जिनके ऊपर खानदान का मुकम्मल सेटिस्फैक्शन हो, उसके अंदर आपके जर्नलिस्ट कम्युनिटी की सेटिस्फैक्शन हो। अब बाद वो टीम क्या कर सकेगी ना, वो किस हद तक जाने को तैयार होगी और उसके ऊपर चेक कितना रखेगी सुप्रीम कोर्ट। सवाल तो ये जो 2 अफसर हैं जिन्होंने ये तहकीकाती पूरी मिशन अंडरगो की है, इसके अंदर देखिए ये भी तो खामोश हो गए ना। जब आपके 15 जो मुद्दई थे जो नहीं आपके पास आए, जब आपने इनको कांटेक्ट किया कि क्यों FIR काटते, तो उन्होंने कहा चले आप नहीं आ रहे, चले ठीक है भाई दर्ज कर देते हैं। पीछे पड़ते ना, उनकी जान के पीछे पड़ते। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये था कि इसके पीछे इसका सुराग लगाया जाए कि FIR किसके कहने पे कटवाई गई। महर बुखारी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सबीउल हसनैन साहब, और वो आज मौजूद थे ये जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग थी सुओ मोटो के हवाले से। सभी आपसे जानेंगे कि ज़रा डिटेल्स बताइए जजेस के रिमार्क्स के हवाले से और जो प्रोसीडिंग्स हुई उस हवाले से। देखिए, आज ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अरशद शरीफ कत्ल पे सो मोटो नोटिस दिया है और आज ही इसकी हेयरिंग हुई है। 5 रुकनी लार्जर बेंच था। केस की समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी। अरशद शरीफ की वालदा का खत आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ह्यूमन राइट सेल है उसने तहकीकात शुरू कर दी थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला ने पिछले जुम्मे को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जमा करानी थी, जो कि अभी तक जमा नहीं कराई गई। क्या वजीर दाखिला को बुला लें? कहाँ है वजीर दाखिला? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि सेक्रेटरी खारजा, चूंकि आज नोटिस में तलब किया गया था सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी इत्तलाआत और इसके अलावा इंटीरियर सेक्रेटरी को भी तलब किया गया था, तो सेक्रेटरी खारजा रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप तो पहले ही काफी मकबूल हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जो सोशल मीडिया पे चला है, ट्रेंड चले हैं, उस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा, सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है वो आप नहीं देखते। चीफ जस्टिस ने इफ्तिसार किया कि कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर देंगे, जिसपे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले जो है तो इसको चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वजीर आजम देखना चाहेंगे और इसके साथ साथ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी इसको देख लें, क्योंकि वो जब रिपोर्ट आई यहाँ पे फाइनल उसका कंक्लूड उसको किया तो वो फैसलाबाद में थे और वो अभी तक देख नहीं सके। तो इस पे चीफ जस्टिस ने खदशे का इजहार किया कि क्या वो रिपोर्ट में कोई चेंजेस करना चाहते हैं। अदालत काफी इजहार बरहमी अदालत की तरफ से रहा कि रिपोर्ट जो है तो वो क्यों पेश नहीं की गई। इसके अलावा जो मेडिकल रिपोर्ट थी अरशद शरीफ की उसको भी गैर तसली बख्श करार दिया। सभी जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ऑर्डर किया है कि आप FIR दर्ज करें, सबसे ज़्यादा बड़ा इस वक्त इशू बन रहा है, जो बनना भी चाहिए, कि इस्लामाबाद पुलिस ने अपने SHO की उन्होंने उसमें उस मुद्दईयत में उन्होंने दर्ज कर लिया। हालांकि ये तो फैमिली का हक होता है, उनकी माँ का हक है या उनकी बेगम साहबा जो है उनका हक है या बच्चों का हक है। इस पे कल ये क्या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कल प्रोसीडिंग फिर होने, क्या रिएक्ट करेगी? या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था कि FIR जो है या उसकी फैमिली जो है उसका राइट है, तो उसमें कोई उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई? बिल्कुल, ये आज जो अरशद शरीफ साहब का केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके वकील भी आज समाअत के दौरान मौजूद थे और गालिब इम्कान है कि कल वो इस मामले को अदालत के सामने टेकअप करें और अपने मुतालबात जो उनकी वालदा के हैं वो भी उनके सामने रखें कि वो किन किन को मुकदमे में नामजद करना चाहती हैं। क्योंकि ये जो सो मोटो नोटिस है इससे पहले जो है तो जजेस की राय आ चुकी है और उससे ये तासुर मिलता है कि अदालत हुकूमत के इकदामात से मुतमईन नहीं है, क्योंकि अदालत को ये खदशा है कि मुझे ये बताएं कल इसके कितने चांसेस हैं जिसमें पूरा पाकिस्तान इस वक्त इंटरेस्टेड होगा
कि ये चीफ जस्टिस साहब ये आर्डर करेंगे इसको इस्लामाबाद पुलिस को कि अरशद की वालदा के एप्लीकेशन लेके उसकी रोशनी में वो जिनको नॉमिनेट करना चाहती हैं, जिनको अपना मुलजिम समझती हैं बेटे के कत्ल का, उनके खिलाफ FIR करें। ये सुप्रीम कोर्ट इस पे राज़ी हो जाएगी कि इस पे जो FIR दर्ज की गई आज, या वो ये आर्डर कर सकती है कि नहीं, उनकी वालदा का ये राइट है, उनकी फैमिली का हक है और वो जाएँ और उसकी FIR कटवा करें। आज जो FIR कटी है वो तो हुकूमत SHO की मदीयत में है और इसको डिफेंड करने के लिए कल एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पूरी तैयारी के साथ आएंगे और अरशद शरीफ के जो वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त पेश हो रहे थे, वो जब कल इस मामले को अगर उठाते हैं तो इसको फेडरल गवर्नमेंट अपोज करने के इसके चांसेस है, क्योंकि जो इंक्वायरी रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसी को मद्देनजर रखते हुए FIR जो है तो वो आज काटी गई है। ठीक है, सभी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आ गया है। बहुत शुक्रिया जो आपने आज की हियरिंग के हवाले से हमें बताया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।